हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से अलग अलग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी बिजनेसमैन के। ना बेसिकली बिजनेसमैन के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। ना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या कि प्रॉफिट अर्न करना। ओके, दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेसमैन। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि बिजनेसमैन ने सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, तो प्रॉफिट के साथ साथ कुछ सोशल एक्टिविटीज या सोशल चीजों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। बिकॉज जब आप ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करोगे तो अल्टीमेटली वो आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी हेल्प करता है। सो पहले कैसे हुआ करता था कि पहले कंपटीशन काफी कम था, तो इसके लिए बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग का एक ऑब्जेक्टिव रखता था। पर अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो बिजनेसमैन को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करना पड़ेगा या उनके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। तो इन दो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नाउ जैसे मैंने आप लोगों को बोला, बिजनेसमैन का एक ही इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, वो है अर्निंग प्रॉफिट। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेसमैन का। मतलब हर एक बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में एक ही पर्पस होता है कि ही वांट्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, ना प्रॉफिट किसके लिए चाहिए रहता है? तो प्रॉफिट बेसिकली चाहिए रहता है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए और बिजनेस के ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। मतलब अगर सफिशिएंट प्रॉफिट अगर बिजनेस में नहीं होगा तो बिजनेस का सर्वाइवल या बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ओके, तो अगर बिजनेस को सरवाइव करना है तो उसके लिए बिजनेस को प्रॉफिट कमाना जरूरी है, सफिशिएंट प्रॉफिट होना जरूरी है। और अगर बिजनेस को अपने आप को ग्रो करना है, एक्सपांड करना है, तो उसके लिए सफिशिएंट प्रॉफिट की जरूरत होती है ना। प्रॉफिट जो होता है वो लाइफ ब्लड कहा जाता है बिजनेस का। जैसे इंसान के बॉडी के अंदर ब्लड काफी जरूरी है, उसी तरीके से बिजनेस में प्रॉफिट काफी जरूरी है। अगर इसके लिए प्रॉफिट को बिजनेस का लाइफ ब्लड बोला जाता है। ओके, जैसे इंसान के बॉडी में अगर ब्लड नहीं रहेगा तो इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा, वैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। अभी अगर सपोज आपको ये प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप लोगों को दूसरे किस ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना पड़ेगा। अगर वो दूसरे ऑब्जेक्टिव को आप अचीव करोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अभी वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो उसमें सबसे पहले है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। आपको नए नए कस्टमर्स क्या करने, क्रिएट करने हैं। बिकॉज अगर कस्टमर्स नहीं रहेंगे तो बिजनेस ग्रो नहीं होगा। और कस्टमर्स को अगर आप लोगों को क्रिएट करना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनको अच्छे क्वालिटी के गुड्स ऑफर करने पड़ेंगे, और वो भी रीजनेबल प्राइस में। सो जब आप कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के गुड्स रीजनेबल प्राइस में ऑफर करोगे तो नंबर ऑफ कस्टमर्स विल इंक्रीज, और जब नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेसमैन को क्या करना है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, मतलब न्यू न्यू कस्टमर्स को हम लोग को क्रिएट करना है, या फिर हम लोग को हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने हैं। दूसरी चीज हम लोग को करना है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो है रेगुलर इनोवेशन। नो, इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इनोवेशन मीन्स डूइंग समथिंग न्यू और नॉवेल, मतलब कुछ ना कुछ नया करते रहना है। अभी क्या नया करना है बिजनेसमैन को? तो नए नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करने। नाउ नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज बनाने के नए नए मेथड्स हम लोग को फाइंड आउट करने। जैसे कि सपोज पहले हम लोग हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते थे, मतलब हाथ से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते थे। तो जब हाथ से हम लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वो प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। आप कम प्रोडक्शन कर पाते हो। ओके, और कम प्रोडक्शन होने की वजह से क्या होगा कि आपका सेलिंग कम होगा, प्रॉफिट कम होगा। तो उसकी जगह पे आप लोग क्या करो, मशीन परचेस करो। मशीन परचेस करने की वजह से क्या होगा, आपका काम जो हो क्विक होगा, एफिशिएंटली होगा, और आप लोग क्या कर पाओगे, ज्यादा सेल कर पाओगे, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आपने क्या किया, मेथड जो है प्रोडक्शन का वो चेंज किया। पहले आप लोग हाथ से प्रोडक्शन करते थे या हाथ से चीजों को बनाते थे, अभी आप मशीन का यूज कर रहे हो। तो आपने क्या किया, नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, मतलब खर्चा कम हो गया आप लोगों का। ओके, दूसरी नई चीज आप लोग क्या कर सकते हो कि आपको हमेशा नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है। मतलब हमेशा आपको कोई भी बिजनेसमैन देखो नए नए प्रोडक्ट जो होता है मार्केट में लाते रहता है। जैसे आप लोग कुरकुरे देखते हो, आप लोग कितने सारे लक्स साबुन के वगैरह वैरायटीज देखते हो, शैम्पूज के आप लोग इतने सारे वैरायटीज देखते हो, मैगी की इतनी सारी वैरायटीज देखते हो। तो ये लोग हमेशा क्या करते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लाते रहते हैं। और नए प्रोडक्ट मार्केट में आने की वजह से कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, और कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को ज्यादा परचेस करते हैं।
ओके, सो ऑब्वियसली जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है प्रोडक्शन करने का, और आपका सेल्स बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हमेशा आपको इनोवेशन करना है। इनोवेशन किस में करना है? नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन और नया प्रोडक्ट को आपको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है। इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ना ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। आपको आपके रिसोर्सेज को क्या करना है? मैक्सिमम यूज करना है। ना कौन से रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस में? देखो, फिजिकल रिसोर्स होता है। फिजिकल रिसोर्स मतलब जो भी मशीन आप लोग यूज करते हो बिजनेस के अंदर, जो भी रॉ मटेरियल आप लोग यूज करते हो, उसको फिजिकल रिसोर्सेज बोलते हैं। दूसरा बिजनेस में होता है फाइनेंशियल रिसोर्स। ना फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब क्या? बिजनेस में जो भी आप कैपिटल, फाइनेंस या मनी आप लोग यूज करते हो, उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज बोला जाता है। और तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ना ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉइज या लेबर। ओके, इन तीनों का यूज करके आप लोग क्या करते हो? आपके बिजनेस की एक्टिविटी को कैरी ऑन करते हो। मतलब कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप लोगों को ये तीन रिसोर्सेज की जरूरत लगती है। ओके, तो बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए? ये सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम या मैक्सिमम यूज करना चाहिए। इनका वेस्टेज कम करना चाहिए। अभी काफी बार क्या होता है कि बिजनेसमैन को एक मशीन की जरूरत होती है, पर वो दो मशीन खरीद के रख रहा है। तो वो क्या कर रहा है? एक मशीन को वेस्ट कर रहा है। तो वो नहीं करना चाहिए। ओके, हम लोग को अगर सपोज 1 लाख रुपए कैपिटल की जरूरत है, और हम लोग ने 1.5 लाख रुपए का कैपिटल का लोन लिया है, तो 50,000 हम लोग क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करते हुए बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए? जितने रिसोर्सेज की जरूरत है, उतने ही रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, और उनका वेस्टेज जो है वो कम करना चाहिए। क्योंकि रिसोर्सेज का अगर हम लोग ऑप्टिमली यूज करेंगे, तो उससे भी क्या होता है? हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग करना। प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप लोगों को दूसरे ऑब्जेक्टिव अचीव करने पड़ते हैं। वो कौन से दूसरे 3 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया? क्रिएशन ऑफ कस्टमर, आपको नए नए कस्टमर्स क्रिएट करना है। आपको रेगुलरली इनोवेशन, कुछ ना कुछ नया करते रहना है बिजनेस के अंदर। और तीसरा, आपको आपके रिसोर्सेज को मैक्सिमम या मैक्सिमम यूज करना है, जिनका वेस्टेज हम लोग को अवॉइड करना है। तो ये हो जाते हैं हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के ऊपर बिजनेसमैन ने फोकस नहीं करना चाहिए, तो हम लोग को कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स देखो क्या क्या है। पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए? कि हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर करना चाहिए। नाउ व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी का मतलब होता है प्योरिटी। प्योरिटी मतलब क्या? आपका प्रोडक्ट प्योर होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरीके का अडल्ट्रेशन या मिलावट नहीं होनी चाहिए। काफी बार क्या होता है कि प्रोडक्ट में मिलावट करके बेचे जाते हैं, जैसे दूध के अंदर पानी मिलाया जाता है, या सुनो गेहूं चावल के अंदर कंकन मिलाए जाते हैं, तो वो प्योर प्रोडक्ट नहीं है, मिलावट वाला प्रोडक्ट है। तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी क्या है? खराब है। दूसरा क्वालिटी मतलब क्या होता है? सेफ्टी। आपका प्रोडक्ट कस्टमर को यूज करने के लिए एकदम सेफ होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट यूज करने की वजह से कस्टमर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। ओके, वो डेंजरस नहीं होना चाहिए कस्टमर के लिए। तो उसको हम लोग क्वालिटी बोलेंगे। तीसरा क्वालिटी मतलब ड्यूरेबिलिटी। आपका प्रोडक्ट टिकाऊ होना चाहिए। ओके, कस्टमर को वो लॉन्ग यूज देना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज प्रोडक्ट को परचेस किया और कल खराब हो गया। सो ड्यूरेबल होना जरूरी है प्रोडक्ट। और यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स इट शुड बी यूजफुल टू द कस्टमर। ओके, सो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ये चार चीजें होनी जरूरी है: प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी और यूटिलिटी। अगर कोई भी बिजनेसमैन पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर कस्टमर को ऑफर करता है, इट मीन्स वो क्या कर रहा है? कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। और जो बिजनेसमैन कस्टमर को पुअर क्वालिटी के गुड्स देता है, वो ज्यादा समय तक मार्केट में टिक नहीं पाता है। तो बिजनेसमैन को ये अच्छे क्वालिटी के गुड्स ऑफर करना जरूरी है कस्टमर्स को। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव है अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे गलत तरीके से बिजनेस किया जाता है, जहाँ पे कस्टमर के साथ चीटिंग की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इनको हमको अवॉइड करना चाहिए। अभी कौन सी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो सकती है? तो जैसे ब्लैक मार्केटिंग होता है। ब्लैक मार्केटिंग मतलब चीजें अवेलेबल होने के बावजूद कस्टमर्स को मना किया जाता है, बोला जाता है कि आउट ऑफ स्टॉक है, या फिर उसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है। और फिर बाद में वो चीजों के दाम बढ़ने की राह देखी जाती है, और दाम बढ़ने के बाद में वो चीजों को बेचा जाता है। जैसे ना, जैसे कि काफी बार हम लोग प्याज के बारे में देखते हैं कि प्याज वगैरह जो होते हैं, उनको होर्डिंग करके रखा जाता है, जमा करके रखा जाता है, जानबूझ के कस्टमर्स को नहीं दी बेचे जाते हैं।
ताकि वो चीज़ों का शॉर्टेज क्रिएट हो और उनके प्राइस बढ़े ताकि उनको ज़्यादा प्राइस मिले। इसको ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं। ओके। दूसरा है मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। एडवर्टीजमेंट में बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताना कि जैसे 15 दिनों में आपके हेयर ग्रो हो जाएंगे, 15 दिन में आप इंग्लिश स्पीकिंग करना शुरू कर दोगे। ओके, 15 दिन में आपकी हाइट बढ़ जाएगी, आपका फेयरनेस बढ़ जाएगा। ये सब क्या होती है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग होती है, जिसमें जो कस्टमर्स है उन लोगों को मिसलीड किया जाता है। ओके, उनको जो मतलब पॉसिबल चीज़ें नहीं है वो सब चीज़ें जो होती है उनका क्लेम एडवर्टीजमेंट में किया जाता है ताकि कस्टमर को उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जाए। तो ये भी एक तरीके का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। रॉन्ग मेजरमेंट मतलब क्या होता है कि पैकेट के ऊपर कुछ और लिखा रहता है वेट, और एक्चुअली में वेट जो होता है वो अलग होता है या कम होता है। या काफी बार क्या होता है कि वेट मशीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम किया जाता है ताकि हम लोग कस्टमर्स को क्या कर पाए, रॉन्ग मेजरमेंट के साथ गुड्स बेचे। मतलब 1 किलो बोलते हैं पर उसके अंदर 100 ग्राम क्या होता है, वो कम होता है प्रोडक्ट। और काफी बार कस्टमर्स केयरलेसनेस की वजह से वो सब चीजें चेक नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो सकती है। सेलिंग हजार्डस प्रोडक्ट। हजार्डस प्रोडक्ट मतलब क्या, जो कस्टमर के हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है या जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है। काफी बार जो सिगारेट वगैरह होता है, अल्कोहल वगैरह होता है, जैसे ना ये सब प्रोडक्ट्स की प्रमोशन वगैरह की जाती है, ये सब चीजों को बेचने की कोशिश वगैरह की जाती है। ऑल दीज आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये सब बिजनेसमैन ने नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें अगर बिजनेसमैन करेगा तो वो बिजनेस ज्यादा समय तक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। जो बिजनेसमैन फेयर तरीके से अपना बिजनेस करता है वो हमेशा सरवाइव करता है, ग्रो करता है। जैसे हम लोग टाटा, रिलायंस, गोदरेज, ये सारी कंपनीज देखते हैं कि ये लोग फेयर तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं और इसकी वजह से ये काफी सालों से मार्केट में टिके हुए हैं। ओके, सरवाइव कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ना बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, जॉब क्रिएट करनी चाहिए। कौन सी जॉब? तो स्किल्ड जॉब और अनस्किल्ड जॉब। ना स्किल्ड जॉब मतलब क्या, जहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत होती है आप लोगों को। ओके, उनको हम लोग बोलते हैं स्किल्ड जॉब। जैसे कि कोई टेक्निकल वर्क वगैरह हो गया आप लोगों का। ओके, कोई मशीन वगैरह, इंजीनियरिंग का जो काम वगैरह होता है वो सब चीजें, उसको हम लोग स्किल्ड जॉब बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है। मैनेजर्स के वगैरह जो जॉब होते हैं वो सब। अनस्किल्ड मतलब क्या, जहाँ पे रूटीन काम होते हैं, जहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो भी चलेगा। जैसे स्वीपिंग का काम हो गया, या फिर आपका दूसरा हाउस कीपिंग का, साफ सफाई का वगैरह जो काम होता है वो सब, प्यून वगैरह का जो काम होता है वो सब। तो बिजनेसमैन ने स्किल्ड जॉब भी क्रिएट करनी चाहिए, अनस्किल्ड जॉब भी क्रिएट करनी चाहिए। स्किल्ड जॉब किसके लिए? जिन जो प्रॉपर क्वालिफाइड लोग हैं। ओके, जिनके पास प्रॉपर डिग्रीज वगैरह है उनके लिए। और अनस्किल्ड जॉब मतलब क्या, जो कम पढ़े लिखे या जो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको भी जॉब की जरूरत होती है, तो वो भी जॉब बिजनेसमैन ने जनरेट करने चाहिए। प्लस बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग होते हैं ना। इकोनॉमिकली बैकवर्ड मतलब क्या, अपने यहाँ पे जो SC ST मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC वगैरह के जो लोग होते हैं। ओके, उन लोगों को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करके देना चाहिए, बिकॉज इन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उनके लिए कुछ जॉब जो होते हैं वो रिजर्व होनी चाहिए। ओके, जहाँ पे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। दिव्यांग लोग मतलब जिनके हाथ में, पैर में, आंख में कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम है। ओके, पर वो काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को भी क्या करना चाहिए, बिजनेसमैन ने जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। ओके, आप लोग देखते हो कि स्टेट बैंक वगैरह जो होती है वहां पे कुछ लोगों के आंखों में प्रॉब्लम होता है, वो लोग ब्लाइंड होते हैं, बट उन लोगों को भी स्टेट बैंक के अंदर जॉब वगैरह दिए जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इन लोगों को अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो इन लोगों को बेगिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ये लोग एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकते हैं। ये लोग खुद की जो ब्रेड बटर है वो अर्न कर सकते हैं। ओके, अगर सपोज प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर बिजनेसमैन करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो सोशल इश्यूज है, जैसे पॉवर्टी है, क्राइम वगैरह है, ये सबको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज लोगों को अगर जॉब मिलेगा तो ऑब्वियसली पॉवर्टी कम हो जाएगी, पॉवर्टी कम हो जाएगी तो क्राइम कम हो जाएगा, और बहुत सारे सोशल इश्यूज जो हमारे यहाँ पे फेस की जाते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो बिजनेसमैन ने हो सके उतने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना जरूरी है। क्योंकि एक बिजनेस जब खुलता है तो उसकी वजह से क्या होता है, काफी सारे लोगों को जॉब मिलता है। जैसे कि सपोज एक बैंक खुल गया, तो एक बैंक की वजह से क्या होता है कि कैशियर को जॉब मिल जाएगा, मैनेजर को जॉब मिल जाएगा।
यस नो। फिर वहाँ पे जो एडमिन का काम करने वाले लोग हैं वहाँ उनको जॉब मिलेगा, सिक्योरिटी गार्ड को जॉब मिलेगा। फिर बाद में वहाँ पे जो भी साफ-सफाई, हाउसकीपिंग के लिए वगैरह या प्यून का जॉब करने वाले हैं। सो एक बैंक के अंदर हम लोग 10 से 15 लोगों को जॉब दे रहे हैं। सो इस तरीके से जितने नंबर ऑफ बिज़नेसेस बढ़ते जाएँगे, उतने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी बढ़ेगी और हमारे यहाँ के जो ये पॉवर्टी और क्राइम का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। हुँ। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज ना, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉइज का कल्याण। ओके। मतलब एम्प्लॉइज के भलाई के लिए, एम्प्लॉइज के कल्याण के लिए कुछ एक्टिविटीज बिजनेसमैन ने करना चाहिए। बिकॉज एम्प्लॉय जो होते हैं वो बहुत ही एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। जितने अच्छे एम्प्लॉइज आपके यहाँ पे काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपका आउटपुट अच्छा होगा। मतलब अच्छा प्रोडक्ट आप बना के बेच सकोगे और आपके कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए बिजनेसमैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको एम्प्लॉइज़ के वेलफेयर के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अभी कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो उनको सैलरी वगैरह जो होती है वो फेयर और रेगुलर पे करना चाहिए। फेयर एंड रेगुलर मतलब क्या होता है कि उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको सैलरी मिलनी चाहिए। और प्लस ये सैलरी रेगुलर भी मिलनी चाहिए। हम लोग देखते हो कि काफ़ी बार एम्प्लॉइज़ को कम सैलरी पे की जाती है, बिकॉज़ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ओके? और उनको कम सैलरी में काम करने वाले काफ़ी सारे लोग अवेलेबल हो जाते हैं, इसकी वजह से एम्प्लॉइज़ का एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। प्लस कुछ-कुछ कंपनीज़ होती है जहाँ पे 6-6 महीने तक या 1-1 साल तक सैलरी पे नहीं की जाती है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड वर्किंग कंडीशन ना, गुड वर्किंग कंडीशन मतलब प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, बैठने के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए। ओके। वेंटिलेशन, खिड़की वगैरह, एसी वगैरह, फैन वगैरह, ये सब चीजें होनी चाहिए। वॉशरूम वगैरह होने चाहिए। लाइटिंग फैसिलिटीज वगैरह होनी चाहिए। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जब एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन अवेलेबल करके देना बिजनेसमैन की जिम्मेदारी होती है। फेयर पर्सोनल पॉलिसी ना, फेयर पर्सोनल मतलब क्या? एम्प्लॉयज। और पॉलिसीज का मतलब क्या होता है कि जो भी जॉब के रिलेटेड आपके यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। जैसे ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर पॉलिसीज होनी चाहिए कि किसको ट्रेनिंग देनी है, कैसे ट्रेनिंग देनी है। ओके। प्रमोशन के लिए पॉलिसीज होनी चाहिए कि कब प्रमोशन मिल सकता है एम्प्लॉय का वगैरह। ओके। उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सब चीजें वो पॉलिसी के अंदर लिखे रहते हैं। ट्रांसफर के पॉलिसीज वगैरह होते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के पॉलिसीज होते हैं। तो पॉलिसीज के अंदर सब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं। और ये पॉलिसीज एकदम फेयर होनी चाहिए, ताकि किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई भी पार्शलिटी नहीं हो। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि प्रमोशन के टाइम पे पार्शलिटी बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोगों के साथ जब जो लोग बहुत ज्यादा बटरिंग वगैरह करते हैं या बहुत ज्यादा शो ऑफ वगैरह करते हैं, तो उनको प्रमोशन दिया जाता है। और दूसरे जो सिंसियरली काम करते हैं उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। ऐसा काफ़ी बार होता है। तो इट मीन्स हमारी पर्सनल पॉलिसीज़ अनफेयर है या प्रॉपर नहीं फॉलो की जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। ऑफरिंग इंसेंटिव्स मतलब एम्प्लॉय को दूसरे जो इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस वगैरह सैलरी के अंदर पे किया जाता है। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस का मतलब क्या होता है? महंगाई भत्ता पे किया जाता है। ओके। उनको पेंशन वगैरह के जैसे फैसिलिटीज वगैरह दे सकते हैं, प्रोविडेंट फंड जैसे फैसिलिटीज वगैरह दे सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह दे सकते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह पे कर सकते हैं। सो ये सब चीजें एम्प्लॉयज को देने चाहिए। ओके। जिससे क्या होता है? एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं और वो और अच्छे से काम करते हैं। ओके। हेल्प टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स। नाउ बिजनेस जैसे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नंबर ऑफ बिजनेसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या कि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अभी बढ़ती जा रही है, और नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? कुछ सोशल प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं या कुछ सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे ट्रैफिक जैम बढ़ते जा रहा है, स्लम्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। ओके। पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। बिकॉज क्या होता है कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है, लोग अलग अलग जगह से वहाँ पे आके सेटल होते हैं। एग्जाम्पल मुंबई ना, मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेसेस है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इसके लिए इंडिया के अलग अलग पार्ट से लोग क्या होते हैं? मुंबई की तरफ माइग्रेट होते हैं, मुंबई में आते हैं। और फिर मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। लोग किसी भी तरीके से जहाँ पे भी जगह मिलती है वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, तो स्लम बढ़ जाते हैं। प्लस पॉल्यूशन वगैरह बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। तो ये सब जो सोशल प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व करने का, इनको रिड्यूस करने का, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने का जो काम होता है वो बिजनेसमैन ने करना चाहिए।
अभी यहाँ पे बिजनेसमैन क्या कर सकता है कि बिजनेसमैन ने अपने बिजनेसेस जो है वो अलग-अलग जगह पे सेटअप करने चाहिए। जैसे अगर सिर्फ मुंबई के अंदर बिजनेस सेटअप करेंगे तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम मुंबई में होने ही वाले हैं। पर अलग-अलग जगह पे अगर बिजनेसेस सेटअप किएँगे जाएँगे जैसे यूपी, बिहार हो गया, गुजरात वगैरह हो गया या आंध्र प्रदेश वगैरह हो गया, सब जगह पे अगर इंडस्ट्रीज़ खुलेंगे, सब जगह पे अगर बिजनेसेस खुलेंगे तो लोग माइग्रेट नहीं होंगे और लोग माइग्रेट नहीं होंगे तो ये सारे सोशल इश्यूज़ भी होंगे नहीं। तो ये सब में भी बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी जैसे एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए बिजनेसमैन ने कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वैसे सोसाइटी के लिए भी बिजनेसमैन ने कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अभी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के कल्याण के लिए बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए? तो डोनेशंस देने चाहिए फॉर गुड कॉज। ना गुड कॉज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई अनाथ आश्रम वगैरह है या कोई दूसरे वगैरह ऐसे आश्रम्स वगैरह है तो उनको डोनेशंस वगैरह देने चाहिए। स्कूल्स वगैरह को डोनेशंस वगैरह देने चाहिए बिजनेसमैन ने। दूसरा स्कॉलरशिप्स वगैरह देने चाहिए बच्चों को हायर एजुकेशंस के लिए। ओके। जैसे आपको पता है फेयर एंड लवली का स्कॉलरशिप मिलता है लड़कियों को आगे की पढ़ाई करने के लिए वगैरह, तो ऐसे सब स्कॉलरशिप्स वगैरह देने चाहिए जिसकी वजह से हमारा हायर एजुकेशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। ट्री प्लांटेशंस वगैरह करने चाहिए। आप लोग देखते हो कि रिलायंस वाले जो होते हैं उन्होंने नाना नानी पार्क वगैरह जो होते हैं उसके थ्रू वो लोग बहुत सारे गार्डन्स वगैरह बनाते हैं। ये डीएचएल वगैरह जो ये कुरियर कंपनी ये लोग भी क्या करते हैं सब जगह पे प्लांट्स वगैरह लगाते हैं। एचडीएफसी बैंक वगैरह, तो क्या होता है कि प्लांटिंग जितना बढ़ेगा उतना एनवायरमेंटल बैलेंस हमारे यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये सब चीजें बिजनेसमैन ने करनी चाहिए जिसकी वजह से क्या होगा, सोशल वेलफेयर होने में हमारे यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। तो इस तरीके से बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स हम लोग ने देखे। बिजनेसमैन ने सिर्फ अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब प्रॉफिट के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। दोनों इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर बैलेंस करना चाहिए। तब जाके बिजनेस क्या होगा, ग्रो करेगा, सर्वाइव करेगा। ये सारे मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हुए हैं। Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.